पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से आवासीय संकट की लोग बात कर रहे हैं, सरकारें, प्रशासन, लोग, प्लानर्स, सब लोग आवासीय संकट की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि आवासीय संकट है क्या, घर का संकट है क्या? और हमारे देश में घर का संकट है या घर की कमी है या घर का सिर्फ मिसमैनेजमेंट है? ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। आज़ादी के बाद से जब पार्टीशन हुआ था और बहुत बड़ा पॉपुलेशन देश से इधर-उधर जब गया था और उस समय वो टाइम था जब बहुत सारे घर ऑब्सोलीट हुए थे, तो उस समय पे देखा गया था कि घर का संकट था, जिसको हम घर का क्राइसिस कहते हैं, हाउसिंग क्राइसिस। लेकिन उसके बाद से जब सरकार ने और सभी संस्थाओं ने आपस में जब घर बिल्ड करना स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, बस्तियाँ बसनी शुरू हुई, तो उसके बाद से मुझे लगता है पर्सनली रूप से घर का संकट नहीं है अब, सिर्फ घरों का अप्रबंधन है, जिसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं। तो उसी चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से जो बस्ती है एक आवासीय संकट नहीं बल्कि आवासीय मिसप्रबंधन को ठीक करने का ज़रिया हो सकती है, और साथ ही साथ किस तरह से बस्तियां एक विकल्प के रूप में आवास के संकट को दूर करने के एक विकल्प के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि घर का अधिकार। जहाँ भी हम रहते हैं उस जगह पे रहने का जो हमारा अधिकार है, जिसको कि देश का आर्टिकल 21 और मानवाधिकार का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका आर्टिकल 25.1 जो कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जीने का अधिकार, उस जीने के अधिकार में हमारा घर का अधिकार निहित है और इसको हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि राइट टू हाउसिंग क्या है। तो जैसे बताया कि राइट टू हाउसिंग है घर का अधिकार, कहीं भी रहें, जहाँ भी रहें, जिस तरह से भी रहें, उस घर का अधिकार। तो उसमें जुड़ता है बहुत ज़रूरी है कि घर में हम कैसे भी नहीं रह सकते हैं। जिस घर में हम रहेंगे उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिस तरह से हम जीवन व्यापक अच्छे से कर सकते हैं। तो उसमें यूएन का जो एक ख़ास कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसका 11.1 ये कहता है कि वी हैव राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग। उस राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग में उपयुक्त आवास के अधिकार में 7 बातें निहित हैं। स्वामित्व की सुरक्षा, सुविधाएं, रहने योग्य घर, सुगमता, किफ़ायती आवास, लोकेशन, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन, और सबसे ज़रूरी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। इन 7 एलिमेंट्स से मिलके बनता है एक अच्छा घर। तो ये ऐसा था कि हमें समझना कि उपयुक्त आवास जो होता है वो ऐसा नहीं है कि नए घर बनाओ। उपयुक्त आवास ये नहीं है कि सरकार नए घर बांटे। उपयुक्त आवास ये नहीं है कि सब घरों में बिजली पानी बिल्कुल फिट करके एक कंक्रीट का घर बना दिया जाए। उपयुक्त आवास है सिर्फ और सिर्फ वो 7 एलिमेंट्स जो हैं उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी जाएँ, जैसे जो उनसे पहले से हैं, जैसे सुरक्षा या पैसे या फिर कुछ अन्य सुविधाएँ। सरकार जो है एक्टिव रूप से माहौल क्रिएट नहीं करती है घर बनाने का, बल्कि खुद घर बनाने के अंदर जुट गई। जब सरकार आपके घर बना रही होगी तो इसका बहुत ज़रूरी है ये समझ पाना कि हम फिर क्या करेंगे। मतलब जब सरकार घर बनाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे जो घर बनाने का तरीका है उसको बदलाव करेगी। और यहीं पे टसल स्टार्ट होता है सरकार बनाम लोगों की इच्छा। जब सरकार बनाम लोगों की इच्छा स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हम समझते हैं कि वहाँ पे आता है घर के अधिकार को रक्षा करना और घर के अधिकार का उल्लंघन करना। इस उल्लंघन के समय हमें लगता है कि जो सबसे बड़ा उल्लंघन है इस घर के अधिकार का वो है जबरन बेदखली, जिसको फोर्स्ड इविक्शंस कहते हैं हम लोग। भोपाल में हमने ये देखा कि जो पुराने भोपाल हैं वो किसी भी मामले में नए भोपाल से बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे जो घरों की उपयुक्तता वो बेहतर है। नए भोपाल में जो आरएनआर साइट्स बने हैं वहाँ पे घरों की जो मालिकाना हक है, जो कि मेन कंपोनेंट है, जो स्वामित्व की सुरक्षा जो पहला कंपोनेंट है, उस वैसा कुछ नहीं है। और वहाँ पे एविक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि आज यहाँ से एविक्ट किया, वहाँ पे बोल दिया कि आप वहाँ बैठ जाइए, और वहाँ पे भी कुछ नहीं दिया गया, तो वो लोग 10 साल के बाद वहाँ से उठा दिए जाते हैं। तो मल्टीपल एविक्शंस वहाँ पे हमने देखे। और आजकल जो शहरों में चल रहा है सबसे मेन दिक्कत वो ये है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। वो शहर जो सरकार के ही रखरखाव के बगैर नाले बन गए, अब वो बोल रहे कि नालों को हम नदी बनाएंगे वापस से। ये बहुत मुश्किल काम है। चलिए वेलकमिंग स्टेप, नदी बनाइए उसको, लेकिन उसके लिए कह रहे हैं कि नदियों को हम
उसके आसपास रहने वाले बस्तियों को, वहाँ के हैबिटेबिलिटी को हम उसको तोड़ के उसको कॉन्क्रिटाइज़ कर देंगे। लखनऊ में भी ऐसा ही हुआ था 2000 के पहले। नवी मुंबई में कहा गया था कि इस शहर में स्लम ही नहीं होंगे। जिस शहर में स्लम नहीं होगा, मतलब स्लम का मतलब है कि यहाँ पे गरीब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई शहर हो ही नहीं सकता जहाँ पे एक मज़दूर वर्ग निवास ना करे। वहाँ पे अगर कोई बंगला है तो वहाँ पे मज़दूर चाहिए होंगे, अगर कोई फ्लैट्स है तो वहाँ पे घर में काम करने वाले लोग चाहिए होंगे और लोग वहीं रहेंगे। तो इस तरीके से नवी मुंबई में मैंने देखा कि भले ही वो कहते हैं कि इस शहर में स्लम नहीं होगा, इस शहर में कोई बस्ती नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे करीब 150 के करीब बस्तियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे किसी बस्ती को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। और इस तरीके से हम हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई, जो 3 साउदर्न सिटीज़ हैं जहाँ पे सच में मतलब एविक्शन के खिलाफ बहुत तगड़े क्रांतिकारी एजिटेशंस हुए हैं, मूवमेंट्स चले हैं। तो बेंगलोर में तो उन्होंने हमारे इस हाउसिंग के आइडिया को ही क्वेश्चन किया था। मतलब कि एडिक्वेट हाउसिंग हम नहीं चाहते, हमें परमानेंट हाउसिंग चाहिए। शहर में अगर अधिकार है हमारा तो हमेशा के लिए अधिकार है। आप कुछ समय के लिए एडिक्वेट देके क्या बोल रहे हो हमको? तो फिर हमने समझा कि एडिक्वेसी का एक पार्ट है परमानेंसी। तो गुवाहाटी में और जो एक उजान बाज़ार बस्ती है जहाँ पे एविक्शन का खतरा है, और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे सिटीजनशिप का एक बहुत बड़ा मामला है। तो एक शहर जो सिटीजनशिप के बीच में फंसा हुआ है, वहाँ पे हम लोग घर के ओनरशिप की जब बात करते हैं तो बहुत मुश्किल है उस चीज़ को बात कर पाना। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी बोलते हैं उसको, 3 साल से सर्वेक्षण में पहले नंबर पे आ रहा है। और फिर हमने देखा कि इसकी सच्चाई क्या है। तो जब अच्छे से आप स्टडी करेंगे, अच्छे से देखेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि क्लीन सिटी के नाम पे जो एविक्शंस हुए हैं वो, उसके क्लीन सिटी को लेने के ज़िद में जो एविक्शंस हुए हैं वो, तो शहर को साफ़ तो करेंगे, पर उन लोगों का क्या होगा जो शहर को साफ़ रखते हैं। और वहाँ पे जो PMAY स्कीम वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि बहुत कम होता है कि घर देने के नाम पे लोगों के घर तोड़ने शुरू कर दिए जाएँ। और इंदौर में वही हो रहा है कि आपको घर देना है इसलिए हम आपका घर तोड़ रहे हैं पहले। और अब जाकर जब स्मार्ट सिटी और सब स्टार्ट हुए हैं तो उसमें फिर हमने देखा कि सरकार के नज़र में स्मार्ट वाला जो है हमारे लोगों के लिए स्मार्ट वाला नहीं है। आज से 250-300 साल पहले अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे हमें सभ्य बनाने के लिए कि आप कल्चर्ड नहीं हो, आप सभ्य नहीं हो। और अब जो है सरकार उसी अंग्रेज़ के साथ वापस आई है हम लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए कि आप लोग जो स्मार्ट नहीं हो, आपकी बस्तियाँ बड़ी गंदी हैं, आपके रोड्स बहुत छोटे हैं, आप मोबाइल यूज़ नहीं करते हो। तो इस तरीके से स्मार्ट बनाने की कोशिश हमें की जा रही है। हर राज्य में, हर शहर के अंदर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में घरों को देखना, घरों को समझना, और मेरे लिए उतना अलग नहीं था। मतलब अगर मैं भोपाल में हूँ या चेन्नई में हूँ, समस्याएं एक ही हैं और 2 अलग अलग रेजिम्स के अंदर वो समस्याएं की गई हैं। जो सरकार घर बनाती है उसमें बहुत जो एक छोटी सी बात करती है वो ये है कि किफ़ायती आवास, कि आपके घर सस्ते हैं कि नहीं सस्ते हैं। वो ये कभी नहीं देखते हैं कि वो मेरा बेटा स्कूल जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, मेरी बेटी स्कूल जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, मेरी पत्नी घर पर सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, जब वो काम पे जाएगी तो मेरा घर सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। इन सब कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी ये समझना है कि जिस जगह पर मैं इतने सालों से रहता आया हूँ, क्या उस जगह पर अभी भी मेरा कोई अधिकार नहीं बना है? और क्या जब आप प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत शहरों का विकास करते हो तो क्या आप उस समय पर रिहेबिलिटेशन नहीं सोच सकते हो? क्या आप लोगों के लिए शहर में रहने वाले लोग इतने सेकंड लेवल ऑफ सिटीजन है कि आप उनके लिए कुछ सोच नहीं सकते हैं?